हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संजय तिवारी एक बार फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल संजय ट्यूटोरियल्स पे बहुत स्वागत करता हूं। और एक बार फिर आप सबके डिमांड पे जो आपके एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के एमसीक्यू बेसिस पे, उस पर फिर मैं एक नया वीडियो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लेके आ रहा हूं। आपको पता है कि सेकेंड सेमेस्टर में आपका एक पेपर न्यूमेरिकल बेस्ड है और यह पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। और इस पेपर में दो यूनिट्स हैं आपके, यूनिट्स 1 और यूनिट्स 2। अगर बीकॉम सेकेंडरी की बात करें तो यही एक ऐसा पेपर है जहां बच्चे थोड़े से प्रॉब्लम में हैं, क्योंकि इस पेपर में न्यूमेरिकल्स हैं। जो बच्चे 12th बेसिस पे साइंस बैकग्राउंड से या आर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं, उनको कॉमर्स में यानी बीकॉम में अकाउंट्स के पेपर में प्रॉब्लम आती है। बच्चों के इस बहुत डिमांड पे मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एमसीक्यूज क्वेश्चंस का वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो दो पार्ट्स में होगा। पहला वीडियो यूनिट्स 1 का होगा और दूसरा वीडियो यूनिट्स 2 का होगा। यूनिट्स 1 जो आपका बेसिक अकाउंटिंग है, बेसिक अकाउंटिंग में जो आप 11th क्लास 12th क्लास में पढ़ के आते हैं वो है, और यूनिट 2 में आपका जो एडवांस अकाउंटिंग का पोर्शन है उसका पोर्शन है। तो आप देखिए, हम यूनिट्स 1 पे आ रहे हैं। ये आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ये आपका यूनिट्स 1 है। यूनिट 1 के मेन सिलेबस में पता ही है आपका अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन का टॉपिक है, अकाउंटिंग का मीनिंग, डेफिनेशंस, ठीक है, नेचर, ऑब्जेक्टिव्स, फिर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस, फिर अकाउंटिंग मैकेनिज्म में जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स, एडजस्टमेंट्स, डबल एंट्री सिस्टम, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इसके ऊपर क्वेश्चंस बेस्ड है। जो यूनिट्स 1 है इसमें इसका सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, और इस यूनिट्स में मैंने 100 क्वेश्चंस के लमसम कवर किया है। काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस एक बार पैटर्न्स लेके आना चाह रहा था किस तरह क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जामिनेशंस में। मैंने सारे चैप्टर्स से क्वेश्चंस कवर किए हैं। एक बार आप उन क्वेश्चंस को देखिए। इस क्वेश्चंस में मैं बात करने जा रहा हूँ। आप देखिए यूनिट्स 1 में है, और जहाँ से अकाउंटिंग की स्टार्टिंग होती है हम उसी टॉपिक्स पे आ गए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या मेंशन किया है, हु इन्वेंटेड द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। आप जानते हैं कि जो आप 11th क्लास 12th क्लास में पढ़ के आए हैं, डबल एंट्री सिस्टम जहां डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट होता है, इसमें जो लुकास पासोली जो इसके फाउंडर हैं, ये सिस्टम लुकास पासोली जो इटली से बिलोंग करते थे, उन्होंने इसको प्रोपाउंड किया, और ये 1494 में इसका इन्वेंशन हुआ। इसमें देखिए डिफरेंट ऑप्शंस हैं। इसमें एक ऑप्शन आपका लुकास पासोली के नाम से है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका लुकास पासोली। क्वेश्चन 2 पे आइए। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इन टर्म्स ऑफ, अकाउंटिंग में जो हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड्स करते हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें हम फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शंस को मनी में रिकॉर्ड्स करते हैं, न कि क्वांटिटी मींस केजी, टन, क्विंटल्स। तो अकाउंटिंग में जो हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड्स करते हैं वो किस में रिकॉर्ड्स करते हैं, प्रोडक्शन यूनिट में नहीं, कमोडिटी में नहीं, मॉनेटरी यूनिट्स में रिकॉर्ड करते हैं, यानी सारे ट्रांजैक्शंस मनी में रिकॉर्ड्स करते हैं। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है। फिर यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स, जो हम अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्टिव से भी है कि अकाउंटिंग जो हम करते हैं उसके इंफॉर्मेशंस जो भी हमसे इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनको मांगने पे उनको हम प्रोवाइड्स करेंगे। यानी अकाउंटिंग एज अ कम्युनिकेटर काम भी करता है। तो अकाउंटिंग किसको किसको इंफॉर्मेशंस कम्युनिकेट्स करता है, ये यूजर्स होते हैं। यूजर्स में 2 तरह के यूजर्स होते हैं, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर। यहाँ बात कर रहा है सिर्फ यूजर्स। ये कौन से अकाउंटिंग यूजर्स कौन से हैं, एम्प्लॉइज भी होते हैं, गवर्नमेंट भी है, इन्वेस्टर्स भी है। यानी इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। डबल एंट्री सिस्टम और इंट्रोड्यूस इन, डबल एंट्री सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ कहां पे, इंडिया, अमेरिका, जापान, इटली। मैंने आपको बताया शुरू में ही यह सिस्टम इटली का है। इटली के सिटी वेनिस से इसका रिलेशन है। डबल एंट्री सिस्टम वाज स्टार्टेड इन द ईयर, मैंने बताया 1494। डबल एंट्री सिस्टम जो स्टार्ट हुआ वो 1494 में स्टार्ट हुआ। इसका मतलब इसकी हिस्ट्री 500 ईयर से भी ज्यादा हो चुका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज, जो डबल एंट्री सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम इसका सेंस क्या है, इसकी बात कर रहे हैं। 2 एंट्रीज इन 1 बुक नहीं, 2 एंट्रीज इन 1 अकाउंट नहीं, एंट्रीज बोथ साइड। यही से डेबिट और क्रेडिट आता है कि हर बिजनेस ट्रांजैक्शंस के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। यही चीज है एंट्रीज बोथ साइड ऑफ 1 ट्रांजैक्शन, यानी हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट्स होंगे आपके। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 7 देखते हैं क्या है। देखिए
सेवेंथ है विच टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड। अकाउंटिंग में हम सिर्फ फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड्स करते हैं। दूसरा नॉन फाइनेंशियल नहीं, बोथ नहीं, फाइनेंशियल जिसमें मनी इन्वॉल्व होगा ना, सिर्फ उसी ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड्स करेंगे। और भी बहुत से इवेंट्स बिजनेस में होते हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी हैं, लेकिन चूंकि उसमें फाइनेंशियल मनी मैटर नहीं होता है, इसलिए उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, विच ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इज नॉट फाइनेंशियल करेक्टर। अब ये सारे इंफॉर्मेशन आपके पास हैं। परचेज ऑफ एसेट्स ऑन कैश फाइनेंशियल नेचर है, परचेज ऑफ एसेट्स ऑन ट्रेड फाइनेंशियल नेचर है, सैलरी पेड टू एम्प्लॉय फाइनेंशियल नेचर है, स्ट्राइक ये देखिए ये फाइनेंशियल नेचर ट्रांजेक्शन आपका नहीं है। तो किस ये ट्रांजेक्शन हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि ये फाइनेंशियल नेचर नहीं। फिर आते हैं, दिया है इंटरनल यूजर, ठीक है, इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर, इंटरनल यूजर्स जो बिजनेस के लोग हैं उनको भी अकाउंटिंग के इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाते हैं। क्रिएटर्स एक्सटर्नल है, मैनेजमेंट इंटरनल है। मैनेजमेंट वही जो बिजनेस को मैनेज करते हैं सारे लोग, कंपनीज में ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठते हैं, ठीक है, ये इंटरनल यूजर्स में कॉल किए जाते हैं। रेवेन्यू इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड, यानी जब हम बिजनेस करते हैं कब हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि हम रेवेन्यू ऑन कर चुके हैं, जब प्रोडक्शन हो जाता है नहीं, ऑर्डर रिप्लेस हो जाता है नहीं, जब गुड्स की डिलीवरी कर देते हैं तो हम रेवेन्यू मान लेते हैं, भले हमको पैसा मिला हो या ना मिला हो। जैसे हम पार्टी को गुड्स डिलीवर करेंगे, ये सपोज कर लेते हैं कि रेवेन्यू हमने क्या किया, ऑन कर लिया। एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, देखिए एक्सटर्नल पूछ दिया, कौन जो बाहरी होते हैं, गवर्नमेंट बाहरी है, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स भी बाहर है, रिसर्चर, इसमें सारे जो हैं वो एक्सटर्नल यूजर्स हैं, सारे एक्सटर्नल यूजर्स यहाँ पे होंगे। 12th क्वेश्चन हम लोग का देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब फील्ड ऑफ अकाउंट। अकाउंटिंग के डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं, इनमें से कौन सा ब्रांच अकाउंटिंग का ब्रांच नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। ये बुक कीपिंग जो है वो अकाउंटिंग का सब फील्ड नहीं है, ये जो है ये अकाउंटिंग का एक पार्ट माना जाता है, बट अकाउंटिंग का ब्रांच नहीं माना जाता है। क्वेश्चन 13, इनटेंजिबल एसेट्स डू नॉट इंक्लूड। इनटेंजिबल एसेट्स मतलब वे एसेट जिसको आप देख नहीं सकते हैं। जो हमारे फिक्स एसेट्स से होते हैं वो दो पार्ट्स में बटे होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। इसमें इनटेंजिबल में पेटेंट इनटेंजिबल है, इन्वेस्टमेंट हमारा इनटेंजिबल नहीं टेंजिबल है, गुडविल भी टेंजिबल है, और सॉरी गुडविल भी इनटेंजिबल है, कॉपी, यानी इसमें एक इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन जो आ रहा है वो हमारा टेंजिबल है। फिर कह रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड। आइए, क्लोजिंग स्टॉक फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड किया जाता है कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस जो दोनों में कम होता है। ये जो अकाउंटिंग का कन्वेंशन है, कंजर्वेटिज्म, उसके ऊपर बेस्ड होता है। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर आइए क्वेश्चन 15, इनकम इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ। जो हम बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकालते हैं ना, वो प्रॉफिट लॉस किस कॉन्सेप्ट्स कन्वेंशंस के ऊपर बेस होता है। तो इनकम इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हमारा इनकम क्या होता है, बेस्ड होता है। कह रहा है इफ टोटल एसेट्स ऑफ बिजनेस आर 20 lakhs एंड कैपिटल 8 lakhs, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। आप अकाउंटिंग में पढ़े हुए हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, पता है आपको, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। आप क्या पढ़े, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल टू क्या होता है, एसेट्स होता है। तो देखिए ये आपका क्या है, 20 लाख आपका टोटल एसेट्स है, यानी ये 20 लाख है आपका टोटल एसेट्स। फिर 8 लाख 20 लाख एसेट्स है, 8 लाख कैपिटल है, ये 8 लाख आपका कैपिटल है। ये चीज आपका पूछा हुआ है तो निकाल लीजिए, सीधे जाके लेस हो जाएगा, यानी जो लायबिलिटीज होगी वो 20 लाख माइनस 8 लाख, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 12 लाख। अब देखिए हमारा ऑप्शंस क्या है, 12 लाख। यानी इस छोटे छोटे क्वेश्चन जो अकाउंटिंग इक्वेशंस के ऊपर बेस्ड होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा आपका, 12 लाख। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 इज रिस्पेक्ट ऑफ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो ICA इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया है, उसमें डिफरेंट AS है। उसमें AS 10 के बारे में पूछा गया कि AS 10 क्या है। AS कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो AS 3 में आता है। ये अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट्स, ये हमारा AS 10 में आता है। फिर अकाउंटिंग इज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, सोर्स ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, यही होगा। अकाउंटिंग में क्या होता है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, उसको क्लासिफाई किया जाता है, उसकी समरी बनाई जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया, देखो ये क्वेश्चन आ गया, आर प्रिस्क्राइब बाय, किसके द्वारा, सेबी नहीं,
आरबीआई भी नहीं, आईसीएआई। आईसीएआई मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा हमारे यहाँ पे जितने भी एएस हैं उसको प्रिस्क्राइब किया गया है। आइए 20 में आइए, कंटीजेंट लायबिलिटीज। कंटीजेंट लायबिलिटीज इज सोन ड्यू टू अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। जो कंटीजेंट लायबिलिटीज होता है वो किस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड होता है, ये फुल डिस्क्लोजर होता है, क्योंकि आपको सारी चीजें अकाउंटिंग में ट्रांसपेरेंट की तरह एकदम डिस्क्लोज करना है, सारी चीजों को दिखाना है, किसी चीज को हाइड नहीं करना है। और ये अकाउंटिंग का जो कन्वेंशन है फुल डिस्क्लोजर, इसके थ्रू बताया गया है कि आप सब कुछ ट्रांसपेरेंट करेंगे, सारी चीजें, जो कोई इंफॉर्मेशन मांगेगा उसको आप वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। आइए नेक्स्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड 1977। ठीक है, ये 1977 में एस्टैब्लिश किया गया। नेक्स्ट दिया है, विच ऑफ फॉलोइंग इज एन अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स। देखिए यही ऑप्शन है हमारे पास, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स। क्वेश्चन 23 देखिए क्या दिया है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। इनमें से अकाउंटिंग का कौन सा फंक्शन नहीं है। कीपिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है, प्रोटेक्टिंग प्रोप्राइटर्स ऑफ बिजनेस सही है, प्रॉपर्टीज ऑफ बिजनेस, मैक्सिमाइजिंग ये नहीं है अकाउंटिंग का, ये तो हमारे मैनेजमेंट का पार्ट हो जाएगा। मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स भी है, ये हमारे अकाउंटिंग के फंक्शंस में नहीं आता है। फिर 24 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को बताता है, ये है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। ठीक है, फिर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग इज टू, बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स करना है, उनको रखना है, वो क्लासिफाई करना होता है। कैलकुलेट प्रॉफिट लॉस नहीं, टू नो फाइनेंशियल पोजीशन नहीं, टू कीप करेक्ट एंड कंप्लीट रिकॉर्ड, यही हमारा सी जो है बुक कीपिंग का एकदम रियल मीनिंग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पे आते हैं, 26 क्या है देखिए आखिर, 26 क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, अकाउंटिंग 6 डेप्रिसिएशन, जो डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग करते हैं आप, वो इससे क्या होता है, बेस्ड होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात कर रहा है। आपको जानता है, पता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं हम लोग। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक लेते हैं प्लस परचेज जोड़ते हैं प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ते हैं और माइनस क्लोजिंग स्टॉक को लेस करते हैं, ये हमारा होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब देखिए क्या पूछा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है और क्या है, ओपनिंग स्टॉक हमारा 50,000 है, साफ साफ दिख रहा है, परचेज हमारा 4.5 लाख है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारा 1 लाख है और क्लोजिंग स्टॉक मेरा 2 लाख है। बस सॉल्व कर दीजिए, ये 50,000 और 4.5 लाख 5 लाख, एक 6 लाख माइनस 2 लाख, 6 लाख माइनस 2 लाख, ये 4 लाख की वैल्यू हो जाएगी। यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा 4 लाख आना चाहिए। देखिए पहला ही ऑप्शन दिख रहा है 4 लाख का, ये हमारा हो जाएगा। आपको दिखाता हूँ और कौन कौन से ऑप्शंस हैं। ये 4 लाख का ऑप्शन से पहला ऑप्शन। अब देखिए इसमें से जो फॉर्मूला बताया हूँ, इसमें से कुछ भी निकालने को पूछ सकता है आपसे, ओपनिंग स्टॉक निकालने को पूछ सकता है, इसी फॉर्मूले से क्लोजिंग स्टॉक निकालना पूछ सकता है, परचेस की वैल्यू निकालना पूछ सकता है। इसलिए इस क्वेश्चंस को आगे भी ध्यान दीजिएगा। मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग जर्नल, जर्नल का मतलब ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिकली क्या करना होता है, रिकॉर्ड करना होता है। आइए, मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग जर्नल क्या है, जर्नल जहां अकाउंटिंग में सबसे पहली बार ट्रांजैक्शंस को बुक्स में रखा जाता है, जहां अकाउंटिंग का सिर गड़साई होता है वो जर्नल है, जहां ट्रांजैक्शंस को पहली बार बुक्स में लिखा जाता है। पढ़िए, टू नो फाइनेंशियल पोजीशन नहीं, टू कैलकुलेट प्रॉफिट लॉस ये भी नहीं, टू जर्नलाइज द कैश ट्रांजैक्शन ये भी नहीं, टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल। जर्नल वह बुक है जिसमें बिजनेस के ट्रांजैक्शन सबसे पहली बार क्या किए रिकॉर्ड्स किए जाते हैं। फिर अकाउंटिंग प्रोसेस डज नॉट इंक्लूड रिकॉर्डिंग है, क्लासिफाइंग है, सिंप्लीफाइंग नहीं है, समराइजिंग भी है, ये अकाउंटिंग प्रोसेस में नहीं आता है। फिर ड्राइंग कौन सा अकाउंट्स है, ड्राइंग आपका पर्सनल अकाउंट्स होता है। आइए, ड्राइंग कौन सा अकाउंट है, ड्राइंग पर्सनल अकाउंट्स। आपको पता है 3 तरह के अकाउंट्स है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। इस पे क्वेश्चन बेस्ड आएंगे कि आपको पहचानना होगा विच वन इज पर्सनल, विच वन इज रियल, विच वन इज नॉमिनल। नेक्स्ट आगे देखिए क्या है, कह रहा है प्रीपेड अकाउंट। प्रीपेड हमारे लिए असेट्स की तरह काम करता है और ये पर्सनल अकाउंट्स होता है। प्रीपेड कौन सा अकाउंट्स है, पर्सनल अकाउंट।
प्रीपेड पर्सनल है, आउटस्टैंडिंग पर्सनल है, अक्रूड पर्सनल है, अनअक्रूड पर्सनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 32 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट स्टेटमेंट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। इनमें से कौन सा हमारा फाइनेंशियल पोजीशन बताता है? बैलेंस शीट हमारा फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। ठीक है, क्वेश्चन 33 पे आते हैं। द फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशंस असेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल इज फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ, ये ड्यूअल ऑस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को बेस होता है। यानी कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट का जो कॉन्सेप्ट है वो किस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को बेस्ड है? वो ड्यूअल ऑस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को बेस्ड है। ठीक, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का वैल्यूएशन AS2 के ऊपर बेस है। देखा आपने कई क्वेश्चंस AS के ऊपर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर हैं। द एम ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट्स टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, देखिए होगा पहला ही ऑप्शन है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालना। ठीक है, फिर टू एम ऑफ प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैलकुलेट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, ये है हमारा ऑप्शन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोनों। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कैलकुलेटेड बाय विच ऑफ फॉर्मूला, वही देखिए फिर पूछा है ओपनिंग प्लस परचेज पर, यही हमारा पहला ही ऑप्शन दिख रहा है साफ साफ। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा पहले दिख रहा है, यही मैं पीछे इस पे न्यूमेरिकल बेस बताऊंगा आपको। 38 पे आइए। सेल्स आर इक्वल टू सेल्स, अब देखिए आप वहां पढ़े ना, हम इसके लिए हम जानते हैं जीपी का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब यहीं से आप सेल्स निकाल लीजिए। क्या अगर सेल्स निकालना होगा तो ये यही रहेगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी कि जीपी प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी हमारा पहला ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन 39। असेट्स अपीयरिंग इन द बुक बट नॉट हैविंग एनी रियल वैल्यू आर नोन, यानी एसेट्स बुक्स में है बट उसका कोई रियल वैल्यू नहीं है, इसको हम फिक्टिटियस एसेट्स कहते हैं। ऐसे एसेट्स को बेचने पे 1 रुपया नहीं मिलता है। ये वे एसेट्स हैं जैसे एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इशू ऑन डिस्काउंट्स, ठीक है ना, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट्स, ये इस पे आ जाएंगे आपके। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 40। द बेसिक रूल ऑफ अकाउंटिंग बुक कीपिंग, डेबिट व्हाट्स कम क्रेडिट व्हाट, रूल्स ऑफ जो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग होता है ना, पर्सनल अकाउंट का रूल्स, डेबिट रिसीवर एंड क्रेडिट इज गिवर, रियल का डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट वाज गोट आउट, नॉमिनल का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम से उसी पूछा हुआ है। ये जो डेबिट व्हाट्स कम इन, ये जो है रियल अकाउंट्स का रूल माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। द बेसिक रूल ऑफ बुक डेबिट टू ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये नॉमिनल अकाउंट्स का रूल है, ये नॉमिनल अकाउंट्स का रूल है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। Which of the following principles is not related to the preparation of profit and loss? अब आइए, इनमें से कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है जो प्रॉफिट लॉस निकालने में यूज नहीं होता है? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट है, अक्रूवल कॉन्सेप्ट भी है, मैचिंग भी है, ड्यूअल ऑस्पेक्ट कॉन्सेप्ट नहीं। आइए फिर 43 पे आइए। विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील विद अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन? अमलगमेशन 14 AS 14 में आता है, ये अमलगमेशन, ये 14 में आता है। आइए फिर गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये हमारा गैप का फुल फॉर्म है। गैप का सेंस क्या है, फुल फॉर्म क्या है, ये बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। बैलेंस शीट इज बैलेंस शीट क्या है? हमारे फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट 46। बैलेंस शीट इज डैश ऑफ द एसेट्स लायबिलिटीज एंड कैपिटल ऑफ कंसर्न ऑन द पर्टिकुलर। तो बैलेंस शीट ये स्टेटमेंट है जो एक पर्टिकुलर डेट पे बिजनेस के एसेट्स लायबिलिटीज और कैपिटल को क्या करता है, रिप्रेजेंट्स करता है। अमाउंट स्पेंड ऑन एडवर्टीजमेंट्स कंपेन द बेनिफिट्स ऑफ विच इज लाइकली टू लास्ट फॉर 3 years, इसको डेफर्ड कहते हैं। वह रेवेन्यू एक्सपेंसेस जिससे आपको 1 साल से ज्यादा का बेनिफिट्स मिलता है उसको हम डेफर्ड रेवेन्यू कहते हैं, और ये कई सालों में पीएल से राइट ऑफ करके खत्म किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर? इनमें से 2 तरह खर्चे हैं, कैपिटल और रेवेन्यू। यहां आपको आइडेंटिफाई करने को कह रहा है, कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू है या डेफर्ड रेवेन्यू जाएगा, परचेज ऑफ डिलीवरी राइट, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। ठीक है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज कॉल्ड, पीएल अकाउंट्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इनकम स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं। फिर कैपिटल ऑफ बिजनेस इज कैश लायबिलिटी, जो कैपिटल होता है ना, जो ओनर है उसको भी बिजनेस का, यानी ओनर जो बिजनेस से पैसा लगाता है उसको भी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के थ्रू बिजनेस की लायबिलिटीज मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट 51। ऑन बट एट रिसीव इनकम इज ऑन बट एट नॉट रिसीव, ये यहां पे लाइन मिस है,
ये ऐड कर लीजिएगा। यानी इनकम ऑन कर लिया बट रिसीव नहीं किया, ऑन बट एट नॉट रिसीव इनकम इज ट्रीटेड एज असेट्स। वो इनकम जो आपने कमा लिया बट उसको रिसीव नहीं किया तो उसे हम लोग एसेट्स मानते हैं। एडवांस मनी रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स ऑफ सप्लाई या गुड्स इन फ्यूचर, इसको लायबिलिटीज की तरह ट्रीट किया जाता है ये, ठीक है। इसको अनअक्रूड या अनऑन इनकम कहा जाता है। द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म इज अप्लीकेबल, ये जो अकाउंटिंग के डिफरेंट कन्वेंशन है उसकी बात कर रहा है। प्रोवाइडिंग फॉर डिस्काउंट नहीं, मेकिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, राइट। ये क्या होता है इसके बारे में बताते हैं आपको। कंजर्वेटिज्म ये अकाउंटिंग का वो कन्वेंशन है जो ये कहता है कि बिजनेस में जो फ्यूचर में लॉसेस होने हैं उसको हम आज ही बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। यानी एंटिसिपेटेड फ्यूचर लॉस, यानी एंटिसिपेटेड लॉसेस और फ्यूचर लॉसेस को आज ही बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। उसका एक एग्जांपल यहां पे है। फिर 54 पे आइए, क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है द सिस्टम रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन ऑन बेस्ड ऑन डुअल ऑस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड। वही डुअल ऑस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे कौन सा है, डुअल ऑस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के बेस पे जो अकाउंट सिस्टम है वो डबल एंट्री सिस्टम कहलाता है। According to the money measurement concept, which among the following will be recorded in books of accounts? Money measurement concept कहता है कि उन्हीं ट्रांजेक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड्स करेंगे जो मनी में मेजर कर सकते हैं। इनमें से कौन सा नहीं है उसकी बात कर रहे हैं। नहीं, अगर मनी मेजरमेंट विच अमंग द विल बी, कौन सा है। हेल्थ ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कंपनी, ये नहीं है, मनी में नहीं है। क्वालिटी ऑफ कंपनी, ये भी नहीं है। वैल्यू ऑफ प्लांट्स, ये है, ये हमारा मनी में है, इसको रिकॉर्ड्स करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक इज सोन इन ट्रायल बैलेंस, अगर ट्रायल बैलेंस के एक आइटम को एक ही बार दिखाएंगे तो ट्रायल बैलेंस में अगर क्लोजिंग स्टॉक है तो इसको हम बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखाएंगे, ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ फिक्स एसेट, कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर है, हाँ दिया हुआ है। कोई भी एसेट्स के परचेज करते समय जो खर्चे करते हैं वो कैपिटल नेचर काउंट होता है। एंटिटी कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग अप्लीकेबल सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी में, जो एंटिटी कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंट, जहां एंटिटी कॉन्सेप्ट सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी सब में अलग अलग है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो कंपनी में अप्लीकेबल होता है। द प्रिंसिपल्स एंटिसिपेटेड नो प्रॉफिट्स एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉस, ये कंजर्वेटिज्म है, यही बताया मैं आपको, ठीक है। कंजर्वेटिज्म, इसको कॉन्सेप्ट्स जो कन्वेंशन कहेंगे तो ज्यादा सही है। कैपिटल इज इक्वल टू, अब देखिए कैपिटल की बात आप जानते हैं, कैपिटल कैसे निकालेंगे, जो अकाउंटिंग इक्वेशंस हैं उन्हीं इक्वेशंस पे जाइए आप, उस इक्वेशंस की बात करिए। तो हम लोग क्या पढ़े हैं देखिए आगे, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू असेट्स, यही तो पढ़े हम लोग। तो कैपिटल इज इक्वल टू क्या होगा, असेट्स माइनस लायबिलिटीज, असेट्स माइनस लायबिलिटीज। देखिए इस पे कितने क्वेश्चन बेस मिले, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। आइए नेक्स्ट आते हैं 61, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलेटिंग टू अकाउंटिंग पॉलिसीज। कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग पॉलिसी 1, पहला इक्वेशन, अकाउंटिंग का पहला स्टैंडर्ड जो अकाउंटिंग पॉलिसीज को बताता है। विच ऑफ फॉलोइंग अकाउंटिंग इज, विच ऑफ, इसमें कौन सा नॉमिनल अकाउंट्स है। इंटरेस्ट नॉमिनल है, अक्रूड इंटरेस्ट पर्सनल, आउटस्टैंडिंग पर्सनल, प्रीपेड, इसमें ये जो है प्योर नॉमिनल अकाउंट्स है। आगे कह रहा है कि डेबिट इज रिसीवर एंड क्रेडिट इज गिव, रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट्स का रूल है ये, ठीक है। द मोस्ट पॉपुलर सिस्टम यूज इन पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न, डबल एंट्री सिस्टम, सबसे ज्यादा यूज होने वाला पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न में कौन सिस्टम है, यही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्या इसमें से करेक्ट है। बिल्स पेबल अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट्स, बैंक लोन इज ए नॉमिनल अकाउंट्स, प्रीपेड बिल्स पेबल पर्सनल नहीं है, बैंक लोन नॉमिनल नहीं है, प्रीपेड सैलरी नॉमिनल नहीं है, अक्रूड पर्सनल है, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग अकाउंट्स इज पर्सनल अकाउंट, इनमें कौन सा पर्सनल अकाउंट्स है। ड्राइंग पर्सनल है, बैंक अकाउंट भी पर्सनल है, सारे इसमें पर्सनल अकाउंट्स हैं, सारा। आइए नेक्स्ट, द रिटर्न ऑफ गुड्स बाय कस्टमर्स इज डेबिटेड टू, जब कस्टमर्स से गुड्स आता है तो इट्स कॉल्ड सेल्स रिटर्न डेबिट टू कस्टमर्स। तो किसकी बात कर रहा हूं, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 68, द सैलरी पेड टू क्लर्क, सैलरी अकाउंट डेबिट होगा इसमें, और क्या डेबिट होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अ जर्नल एंट्री इन विच 2 और मोर अकाउंट्स आर डेबिटेड, यानी कंपाउंड जर्नल एंट्रीज वो एंट्री होती है जहां एक से ज्यादा डेबिट, एक से ज्यादा क्रेडिट्स होते हैं, तो कंपाउंड जर्नल एंट्रीज कहा जाता है अकाउंट्स में,
ठीक है। ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग। जर्नल से जब हम लेजर में जाते हैं और जब जर्नल की चीजों को लेजर में ट्रांसफर करते हैं तो वो पोस्टिंग कहलाता है। जर्नल इज अ बुक ऑफ, जर्नल कौन सी बुक है? फर्स्ट एंट्री सही है, ओरिजिनल एंट्री भी सही है, डेट वाइज, ये ऑल हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट, द इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस ऑफ न्यू मशीनरी विल बी डेबिटेड टू मशीनरी डेबिट टू कैश, तो डेबिट मशीन अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, मशीन अकाउंट्स में क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। Which of the following items will have a debit balance? क्या डेबिट बैलेंस होगा? इनकम रिसीव इन एडवांस, नहीं, बैंक लोन ये भी नहीं, क्रेडिट प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट होगा, ये इसमें से डेबिट बैलेंस होगा आपका, ये डेबिट बैलेंस होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे आते हैं। ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर आइटम्स एंड ट्रांसफरिंग दोज ऑफ रिस्पेक्टिव अकाउंट्स इज नोन, यानी कि कौन सा ऐसा अकाउंटिंग का प्रोसीजर है जहां एक अकाउंट से रिलेटेड सारी चीजों को एक साथ ग्रुप बना देते हैं, वो लेजर कहलाता है, यानी कि इसको हम कहें पोस्टिंग, ठीक है, इसको पोस्टिंग कह लें। दिया है ग्रुपिंग सिमिलर आइटम्स ट्रांजेक्शंस ऑफ दोज रिस्पेक्टिव अकाउंट्स इज नोन एज, इसी को हम लेजर कह सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। पर्पस ऑफ लेजर इज टू क्लासिफाई ट्रांजेक्शंस, ग्रुपिंग ट्रांजेक्शंस, फाइंड बैलेंस, सब होता है, यहां पे सारी चीजें होती हैं। सेल्स बुक इज रिकॉर्ड क्रेडिट सेल्स, सेल्स बुक में क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड, ओनली कैश सेल्स, ओनली सेल्स ऑफ एसेट्स, ओनली क्रेडिट सेल्स, ये आएगा इसमें। 77 इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग लेजर पोस्टिंग इज प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग, जो लेजर करते हैं वो किस बात का है? क्लासिफाइंग के लिए होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट्स पर्सनल अकाउंट्स होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पर्सनल अकाउंट्स है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, किस बेसिस बनता है? ट्रायल बैलेंस जो है वो लेजर के बेसिस बनता है। देखिए जर्नल के बेसिस पे लेजर बनता है, लेजर के बेसिस पे ट्रायल बैलेंस बनता है, और ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, तो सबका एक आपस में इंटरलिंक्ड है, ठीक है। आइए नेक्स्ट आते हैं। Which of the following errors cannot be located by trial balance? जब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो ट्रायल बैलेंस हमारा एग्री कर जाता है, कुछ ऐसे एरर्स होते हैं उन एरर्स के होने पर भी एग्री हो जाता है, और कुछ ऐसे एरर्स होते हैं उनके होने पे एग्री नहीं करता। पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा एरर्स है जिनके होने पे ट्रायल बैलेंस इक्वल आ जाएगा? एरर्स इन मेकिंग टोटल ऑफ, नहीं, इससे इक्वल नहीं होगा। एरर्स इन कैरिंग, इससे भी इक्वल नहीं होगा। एरर्स ऑफ ओमिशन, हाँ, किसी ट्रांजेक्शंस को आप लेजर में पोस्ट ही मत करिए तो वो आपका ट्रायल बैलेंस इक्वल हो जाएगा। एज पर द इनकम टैक्स एक्ट अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये कैलेंडर ईयर है, हमारे यहाँ फाइनेंशियल चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है ना। फिर अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट इवन प्रोप्राइटर्स ऑफ बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ क्रेडिटर्स, बताया था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, इसकी बात मैं पहले की आपसे। आइए नेक्स्ट कह रहा है अक्रूवल कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन, अक्रूवल कॉन्सेप्ट मतलब प्रॉफिट लॉस निकालने कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट को बेस्ड होता है। नेक्स्ट 89, 84, 83, 84 न्यूमेरिकल्स है, ध्यान दीजिएगा। इफ कैपिटल ऑफ बिजनेस 2 लाख एंड आउटसाइड लायबिलिटीज 50,000, व्हाट विल बी द एसेट्स? आप जानते हैं ये वही फॉर्मूला जिसकी फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स, यही तो पूछा है। अब क्या पूछा देखिए, 2 लाख कैपिटल है, आउटसाइड लायबिलिटीज है 50,000, बस जोड़ दीजिए, यही आपका होगा 2.5 लाख। देखिए क्या ऑप्शन है, ये 2.5 लाख का ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आई देखिए क्या है, पर्सनल अकाउंट्स आर ट्रीटेड असेट्स एंड लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस एंड लॉस से डेटर्स। पर्सनल अकाउंट्स में क्या आता है, ये डेटर्स एंड क्रेडिटर्स आते हैं। रियल अकाउंट्स में क्या आता है, रियल अकाउंट्स में असेट्स आते हैं हमारे, ये आ गया। नॉमिनल अकाउंट्स में क्या आता है, एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट, लॉस आता है। क्या है देखिए, एक्सपेंसेस और लॉसेज आते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, देखिए नेक्स्ट। गुड्स वर्थ 7,000 गिवन अवे एज चैरिटी वुड बी, चैरिटी देते हैं तो परचेस, चैरिटी डेबिट टू परचेस कहते हैं। क्रेडिट्स क्या होगा, यहां परचेज होगा, ठीक है, यानी क्या एंट्री होती है, चैरिटी टू परचेज, तो क्रेडिट क्या होगा हमारा, परचेज हो जाएगा। नेक्स्ट, परचेज बुक इज यूज्ड टू रिकॉर्ड्स, परचेज बुक में हम क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड्स करते हैं, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड्स करते हैं। नेक्स्ट,
प्रोप्राइटर्स ऑफ बिजनेस विड्रॉ गुड्स फॉर बिजनेस फॉर प्राइवेट यूज, इट विल बी पोस्टेड टू, अब जब क्या एंट्री होती है, ड्राइंग टू परचेस, तो ड्राइंग में भी परचेज होगा, ड्राइंग में भी रिकॉर्ड्स होगा, परचेज में भी, क्रेडिट टू परचेज, हाँ सही है, या तो ड्राइंग में टू परचेज करें या उसमें ये परचेज में क्रेडिट्स करेंगे। आगे नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग लेजर अकाउंट्स विच अकाउंट इज बैलेंस्ड, कह रहा है कि एट टाइम ऑफ क्लोजिंग लेजर अकाउंट विच अकाउंट इज बैलेंस, जब हम लोग लेजर अकाउंट, लेजर में आते हैं, अकाउंट्स ओपन करते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, तो कौन सा ऐसा अकाउंट है जिसको हम बैलेंस CDBD करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है ना। एट टाइम ऑफ क्लोजिंग, जब क्लोजिंग करते हैं तो किस अकाउंट्स को हम CDBD करते हैं, बैलेंस किसको करते हैं, जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स हैं वो PL में ट्रांसफर हो जाते हैं, जितने भी गुड्स रिलेटेड आइटम्स हैं, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, डायरेक्ट एक्सपेंस, सब ट्रेडिंग में ट्रांसफर हो जाते हैं, बट जितने भी डेटर्स क्रेडिटर्स अकाउंट्स होते हैं और रियल अकाउंट्स एसेट्स होते हैं उनको हम बैलेंस करते हैं, यानी कि ये नहीं होगा, ये आपका ये और ये, यानी कि हमारा मेन आंसर D, B और C होगा। 92, अ मशीन परचेज 20,000 was wrongly recorded in purchase accounts due to this error। मशीन हमने 20,000 में परचेज किया और इसको हमने परचेज भी रिकॉर्ड कर दिया, तो ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा, ट्रायल बैलेंस में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है, बट ट्रायल बैलेंस में मशीन न लिख के हम लोगों ने परचेज लिख दिया, तो ट्रायल बैलेंस विल सो डिफरेंस नहीं, ट्रायल बैलेंस विल, हाँ राइट, ये ट्रायल बैलेंस में कोई डिफरेंस शो नहीं होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा ये, ओके। ये आप इसको एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स कह लें। विच आइटम सो डेबिट बैलेंस इन ट्रायल बैलेंस, इसमें से कौन सा डेबिट बैलेंस, कैपिटल क्रेडिट बैलेंस है, सेल्स क्रेडिट बैलेंस है, परचेज रिटर्न क्रेडिट, प्रीपेड रेंट इज डेबिट बैलेंस, ठीक है ना। प्रिंसिपल्स बुक्स ऑफ अकाउंटिंग, कौन सा बुक्स अकाउंटिंग का प्रिंसिपल बुक्स होता है, लेजर, लेजर को हम अकाउंटिंग का प्रिंसिपल बुक्स कहते हैं, ठीक है। फिर कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट्स फ्रॉम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ग्रॉस प्रॉफिट्स के लिए पता है आपको, अभी मैं बताया हूं, ग्रॉस प्रॉफिट्स इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यही ना। आइए, कितना सेल्स है, सेल्स 10 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 7.5 लाख, ये कितना हो जाएगा आपका 2.5 लाख, ये देखिए हमारा ऑप्शन 2.5 लाख। नेक्स्ट, फिर आइए 95, 96, विच टाइप्स ऑफ अकाउंट सोन इन बैलेंस शीट, नॉमिनल, पर्सनल, रियल, बैलेंस शीट में कौन कौन से अकाउंट दिखाए जाते हैं, ये और ये, यानी कि बी और सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनकम टैक्स इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटर्स पर्सनल एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है, ये देखिए पर्सनल एक्सपेंस, इनकम टैक्स को सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में पर्सनल एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है, वो एक कंपनी में इसको बिजनेस एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन 98, द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट इज टू कैलकुलेट, फाइनल अकाउंट बनाने का पर्पस प्रॉफिट लॉस निकालना है और फाइनेंशियल पोजीशन निकालना है, प्रॉफिट लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन, ये हमारा पर्पस होता है फाइनल अकाउंट्स बनाने का। 99, बैलेंस शीट इज प्रिपेयर ऑन अ पर्टिकुलर डेट, ठीक है ना, बैलेंस शीट पूरे साल भर का फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बताता, बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट का फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, वो पर्टिकुलर डेट 31 मार्च होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट 100, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4.5 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 120, ओपनिंग स्टॉक 81, अमाउंट ऑफ परचेज क्या होगा, अमाउंट ऑफ परचेज निकालिए उसी फॉर्मूले पे रख करके, क्या है फॉर्मूला देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यही तो होता है। रखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है 4.5 लाख, ओपनिंग स्टॉक दिया है क्वेश्चन में 81, परचेज दिया है क्वेश्चन में नहीं दिया परचेज, यही निकालना है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में ये तो हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं, ठीक है, ये नील है। और क्लोजिंग स्टॉक दिया है 81, ओपनिंग स्टॉक 81 और क्लोजिंग स्टॉक 120। अब आइए 120 को यहां लाइए तो 450 प्लस 120 और फिर इसी में से हमारा ये 81 यहां आइए, ये हो जाएगा 570 माइनस 81, ये हो जाएगा 000, 0 17 में से 8 9 390,
ये हमारा हो जाएगा 390। डन। आपके यूनिट्स 1 के 100 क्वेश्चंस, और ये सारे क्वेश्चंस आपके एक एक टॉपिक से हैं। यूनिट्स 1 के जितने चैप्टर्स हैं मैंने उन सारे चैप्टर से क्वेश्चंस उठा लिए। बस इन्हीं क्वेश्चंस को बेस समझिए, इसी के आसपास क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में आएंगे। बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर तरह के, इसमें से बहुत से क्वेश्चन लिए गए हैं और डिफरेंट एग्जाम से पूछे जा चुके हैं। ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो इस तरह के पेपर्स बनते हैं तो इस तरह क्वेश्चंस को कंसीडर किए जाएंगे। इसमें बहुत से क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जा चुके हैं, बहुत से क्वेश्चंस हमारे जो बीकॉम एंट्रेंस, एमकॉम एंट्रेंस आते हैं वहां पूछे जा चुके हैं। ये सारे क्वेश्चंस अपने आप में बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप इन सारे क्वेश्चन को तैयार करते हैं तो डेफिनेटली इस बेस क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेगा। ऑप्शंस ऊपर नीचे हो सकते हैं बट क्वेश्चंस आपको जरूर इसी से फिल्म मिलता जाएगा। मैंने 100 क्वेश्चंस कवर किए, आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यूनिट 1 कवर किया। अभी एक यूनिट और लेके आएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट डे आप एक और वीडियो बनाएंगे आपके लिए जो यूनिट 2 होगा, जिसमें हमारा एडवांस अकाउंटिंग है 3 चैप्टर्स, रॉयल्टी अकाउंट्स, हायर परचेस सिस्टम, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। एक बार पूरा वीडियो देखिए, सारे आंसर को देखिएगा। कहीं आपको हमारे आंसर्स में डाउट्स लगे जो मैंने बताया है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा क्या है कैसे, ठीक है। तो वीडियो देखिए, इस वीडियो को लिंक अपने सारे फ्रेंड्स को व्हाट्सएप पर थ्रू भेजिए। बहुत हेल्पफुल वीडियो है आपके लिए और इससे बहुत एडवांटेज आपको एग्जामिनेशन से मिलेगा। बहुत जल्दी फिर एक बार आपसे नए वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक्स।